हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सही होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको करंट अफेयर से संबंधित तथ्य को, फैक्ट्स को, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम साझा करने वाले हैं। तो आज से हम पिछली लेक्चर में हम स्टार्ट किए थे आधुनिक भारत से संबंधित लेक्चर, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। साथ में ये हम करंट अफेयर से संबंधित एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें अति आवश्यक करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग ऐड करने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी प्रयास में हम आज से एक लेक्चर एक कर्नल चेवांग रिंचेन के बारे में उनसे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो श्योक नदी पर यहाँ बनाया गया एक ब्रिज है, उसके बारे में क्या उसका रणनीतिक महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक रफ मैप के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम आपको एक रफ मैप बता देते हैं कि इस मैप में क्या क्या है। तो ये मैप में देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो भी आप लोग न्यूज़ देखिएगा, जो भी आप लोग करंट अफेयर से संबंधित, इससे संबंधित कोई भी बात देखिए, तो आपको एक माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ के बारे में ये चीज़ बोला जा रहा है। तो इसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे एक रफ मैप के माध्यम से। यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, ये एलएसी कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक गलवान नदी है, यहीं पर गलवान घाटी मौजूद है। तो यही घाटी अभी एकदम ज़्यादा हॉट टॉपिक और हॉट और विवादित रूप में भारत और चीन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए काराकोरम दर्रा है, यहाँ काराकोरम दर्रा, और ऊपर में देखिएगा तो ये सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट्स है। ये वाला जो पूरा पार्ट्स हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला पूरा पार्ट्स यहाँ पर लद्दाख का पार्ट है, यहाँ पर लद्दाख का पार्ट है, और ये वाला पार्ट अक्साई चीन का पार्ट है। तो समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स काराकोरम दर्रा के बाद यहाँ देखिए, ये श्योक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से श्योक नदी निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो इसी श्योक नदी पर एक ब्रिज बना है जिसको कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज नाम दिया गया है। ये स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है भारत के लिए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये एक रोड है, इस रोड को क्या बोलते हैं, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग। इसी मार्ग पर ये क्या है, यहाँ पर एक ब्रिज अवस्थित है जो बीआरओ के माध्यम से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग बीआरओ के बारे में समझने का भी प्रयास करेंगे कि बीआरओ है क्या। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 मई इसकी स्थापना 7 मई 1960 को इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये बीआरओ क्या करता है, ये बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए ये एक अग्रणी संस्था है। ये भारत के सीमा पर ही नहीं बल्कि भारत के जो भी पड़ोसी देश है, जैसे अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, इसमें भी अपना जो भी रणनीतिक दृष्टि से जो भी सड़क है वहाँ पर ये निर्माण किया। जैसे फिलहाल में देखिए फ्रेंड्स, ये अफगानिस्तान में एक डेलांड जरांज नाम का एक 250 से 55 किलोमीटर का रोड है। तो वहाँ पर ये भारत की यही बीआरओ के माध्यम से ये बनाया गया था। तो चलिए, मेन मोटिव मेरा ये नहीं है बीआरओ समझाने, ये रफली हम आपको समझा दिए। फिर देखिए, आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो श्योक नदी है, ये श्योक नदी ये सिंधु नदी की एक प्रकार की सहायक नदी है। ये सहायक नदी है। ये श्योक नदी आकर सिंधु नदी में आकर सम्मिलित हो जाती है, मिल जाती है। फ्रेंड देखेंगे फ्रेंड्स, इसको श्योक नदी क्यों बोला जाता है। इस श्योक नदी को उइगर भाषा में अगर देखें तो इसको मौत की नदी बोला जाता है, इसको मौत की नदी बोला जाता है। और इसी मौत की नदी पर फ्रेंड्स, इसी मौत की नदी पर भारत की जो भी सेना है, भारत की सेना ने अपने हिम्मत का पुल बांध दिया है। और इसी पुल को क्या बोलते हैं, कर्नल
कर्नल चेवांग रिंचेन। अब फ्रेंड्स ये कर्नल चेवांग रिंचेन, ये जाहिर सी बात है कि आपको लगा होगा कि ये न किसी व्यक्ति का नाम होगा जो क्या होंगे, कर्नल होंगे। तो हम आपको यही समझाने के इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि ये कर्नल चेवांग रिंचेन इस सेतु, इस ब्रिज का नाम क्यों पड़ा, आखिर इन्हीं का नाम से इस सेतु का नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इसमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो सेतु है, ये जो ब्रिज है, तो इस ब्रिज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इस विशेषता के बारे में हम समझ लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, ये एक क्या है, एक पुल है। मान लीजिए ये पुल है, इस पुल का क्या नाम है, कर्नल चेवांग रिंचेन। ये ब्रिज का क्या नाम है, कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज का नाम है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ब्रिज का जो लंबाई है, इस ब्रिज का लंबाई कितना है, तो 400, करीब 400 मीटर की इसकी लंबाई है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसका चौड़ाई फ्रेंड्स 4.3 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसको फ्रेंड्स, ये जो भी सेतु है, ये जो सेतु बनाया गया है, इसको रिकॉर्ड 15 महीने में बनाकर इसको रेडी कर दिया गया है भारतीय सेना या यू कहें BRO के माध्यम से। ये इस ब्रिज का रणनीतिक महत्व यही है कि फ्रेंड्स देखिए, ये काराकोरम जो दर्रा है, इसके समीप DBO यानी दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर एक जगह अवस्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ हवाई पट्टी है, तो इस हवाई पट्टी को दारबुक से जोड़ने के लिए ये यहाँ पर जो सेतु बनाया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सेतु के माध्यम से भारत की सेना आसानी से यहाँ पर DBO में आसानी से वहाँ पर पहुँच सकती है। और यहाँ पर पहुँचने का मतलब कि काराकोरम पर नज़र रखा जा सकता है आसानी से। दूसरा कि सियाचिन ग्लेशियर है, उस पर आसानी से नज़र रखा जा सकता है। और चूंकि ये जो DBO दौलत बेग ओल्डी जो स्थान है, वो करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इतनी ऊंचाई पर ये अवस्थित है कि यहाँ से एकदम आसानी से गलवान घाटी पर नज़र रखा जा सकता है। और यही कारण है, यही रोड अभी विवाद में पड़ा हुआ है। हम अगले लेक्चर में फ्रेंड्स ये समझाने की कोशिश करेंगे इसकी रणनीतिक महत्व के बारे में, और चीन क्यों इस रोड को लेकर ज़्यादा उग्र क्यों है, हम अगले वीडियो में इसको हम बताने का भरसक प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इतना ये समझ लीजिए कि इस सेतु का क्या रोल होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये एक तो काराकोरम नज़दीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पर गलवान घाटी। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए फ्रेंड्स एक सशक्त और मजबूत एक सेतु का जरूरत था, जो पहले विद्यमान नहीं था। तो यही सेतु का निर्माण यहाँ पर किया गया है। फ्रेंड्स, इस सेतु का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री कौन है, ये राजनाथ सिंह और प्लस बिपिन रावत। उस समय के बिपिन रावत क्या थे, स्थल सेनाध्यक्ष थे। तो ये किया गया है। इसका उद्घाटन फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है इसका लंबाई और चौड़ाई तो हम लोग समझ लिए। फिर देखेंगे फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, मीन्स यहीं पर सेतु है और ये LAC है। तो LAC से मात्र 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मीन्स LAC से 45 किलोमीटर का मात्र डिस्टेंस यहाँ से बच जाता है। तो देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट हो गया, यहाँ से हम लोग आसानी से नज़र रख सकते हैं। और देखिए, वर्तमान में विवाद का कारण यह भी है कि भारत चाहता है कि यहाँ से एक रोड बनाए, और भारत देखिए इस परिप्रेक्ष्य में अपना कदम स्टार्ट बढ़ा भी दिया है, सड़क निर्माण हो भी रहा है। तो ये सड़क निर्माण हो रहा है, इसीलिए भारत की पहुँच यहाँ गलवान घाटी तक हो जाएगा आसानी से। इसीलिए चीन क्या कर रहा है कि इस रोड को न बनाने के लिए अपना एग्रेसिव भूमिका निभा रहा है, और भारत को दबाने का प्रेस करने का कोशिश कर रहा है ताकि ये रोड का निर्माण न हो सके। अगर फ्रेंड्स देखिए, इस रोड का निर्माण हो गया तो गलवान घाटी तक भारतीय सेना की आसानी से क्या हो सकती है, पहुंच हो सकती है। और अगर यहाँ पर आसानी से पहुंच होगा तो समझ लीजिए कि चीन अब एकदम उसको रहा नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या बोलता है कि गलवान घाटी हमारी है। ठीक, तो ये हम लोग समझ गए इसके सेतु के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो सेतु है, इस पर
70 टन वजन सहने की क्षमता है। मीन्स जो भी भारी भरकम सामान है, जैसे तोप हुआ, बड़ा बड़ा तोप हुआ, तो ये सब हम लोग यहाँ से अब लेकर आसानी से, एकदम आसानी पूर्वक लेकर जा सकते हैं। और यही पहले संभव था नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो हवाई पट्टी है वहाँ पर आसानी से पहुँचने, सेना का जो भी प्रेजेंस है वहाँ पर आसानी से हो नहीं पाता था, जिसके कारण भारत रणनीतिक रूप से और सामरिक दृष्टि से देखिए तो पीछे हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके निर्माण में जो भी मटेरियल लगे हैं उसमें 6900 घन मीटर के करीब में यहाँ पर कंक्रीट लगा हुआ है। और फ्रेंड्स देखिए 1984 मीट्रिक टन के करीब में यहाँ पर स्टील लगा हुआ है। तो देख लीजिए, इतने मतलब कि मजबूत मटेरियल के माध्यम से इस सेतु का निर्माण किया गया। तो ये समझ लीजिए इस सेतु की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो सेतु का नाम है, ये जो ब्रिज का नाम है, ये कर्नल त्शेवांग रेंचेन ब्रिज ही मीन्स क्यों रखा गया। तो इसके पहले एकदम दिलचस्प कहानी है फ्रेंड्स, एकदम दिलचस्प कहानी है। आप लोग सुनिएगा तो एकदम क्या बोले, देश प्रेम से एकदम ओतप्रोत हो जाइएगा। और उस बच्चे के बारे में आप इतना मीन्स पॉजिटिवली फ्रीक्वेंसी आपके दिल दिमाग से निकलेगा कि क्या बताएं फ्रेंड्स। ये है एक हमारे सेना के एक अधिकारी तो खैर बाद में हुए, लेकिन एक बच्चा का एक पराक्रम के बारे में यहाँ पर कहानी हम बताने जा रहे हैं। और इस बच्चे के वीरता के बारे में ऐसा बोला जाता है फ्रेंड्स कि इसने अपने वीरता और पराक्रम, देशभक्ति और देश प्रेम के माध्यम से, अपने अदम्य साहस के माध्यम से ऐसा कारनामा दिखा पाया जो एक बड़ा अधिकारी और बड़ा जो भी पोस्ट के व्यक्ति हैं वो नहीं कर सकते थे, जो इस 17 साल के बच्चे ने किया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उस समय जम्मू कश्मीर के विलय से संबंधित विवाद चल रहा था कि जम्मू कश्मीर मिले किस में। वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे वे चाहते थे कि हमारा जो भी जम्मू कश्मीर की रियासत है वो स्वतंत्र रूप से रहे, ना कि भारत में मिले और ना ही पाकिस्तान में मिले। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता था कि जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा मानता था, इसलिए जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए वो पुरजोर कोशिश करता है। ठीक क्यों करता है? क्योंकि वहाँ की जो भी जनता थी वो मुस्लिम थी और जो वहाँ के शासक थे मीन्स जो भी राजा थे वो हरि सिंह, वो क्या थे? हिंदू थे। तो वो राजा नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले, लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी कि वो जो भी एरिया है जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी को लेकर पाकिस्तान अपना एग्रेसिव रूप दिखाता है और 1948 में क्या करता है कि अपनी कबायली लड़ाकों को जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करा देता है, हथियार का सप्लाई देकर और उसे प्रशिक्षण देकर। अब ये क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एंट्री मारते हैं। जम्मू कश्मीर में एंट्री मारने के बाद ये सबसे पहले कारगिल पर कब्जा करते हैं। ये सबसे पहले कारगिल पर कब्जा करते हैं और आगे जस्ट बगल में मीन्स लेह तक भी आते हैं। लेकिन लेह को यूं ही छोड़ दिया, ऐसा लगा कि इन लोग को लगा कि लेह को हम लोग आसानी से मीन्स कैप्चर कर सकते हैं, आसानी से उस पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहीं पर उनकी बहुत बड़ी भूल थी। इन्होंने ये कबायली लड़ाके क्या किए कि इस लेह को छोड़ दिए, कब्जा करने से छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी आर्मी का सेना नहीं थी, वहाँ पर कोई भी सेना नहीं था। तो था कौन वहाँ? यहाँ पर कौन था? जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पुलिस। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पुलिस थी। और ये भी स्टेट पुलिस की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो मात्र यहाँ पर 33 जवान थे। यहाँ 33 जवान अवेलेबल थे। तो इसीलिए ये सोचे कि आसानी से तो हम लोग लेह को अपने अंडर या कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए सारा फोकस कहाँ किया? कारगिल में। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि एक कर्नल होते हैं, एक कर्नल पृथ्वी चंद, ये अपने 20 वॉलंटियर्स के साथ ये क्या कहते हैं कि लेह में एंट्री मारते हैं। ये 20 वॉलंटियर के साथ लेह में एंट्री मारते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये चाहते हैं कि इनका साथ दे वहाँ की स्थानीय जनता। ये जानते हैं कि स्थानीय जनता के मदद के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने गुहार लगाया वहाँ की स्थानीय जनता से कि आप लोग हमारी मदद करने का प्रयास करें इस चुनौती की घड़ी में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये पृथ्वी जो चंद है, इनके सामने बौद्ध
बौद्ध मठ और शांति प्रिय लद्दाख को बचाने की चुनौती होती है। तो इसी चुनौती के परिप्रेक्ष्य में वे क्या करते हैं कि स्थानीय लोग से मदद मांगते हैं, जिसमें सबसे पहले एक 17 साल का बच्चा एक सामने आता है। और इस बच्चा के अदम्य साहस को देखते हुए वहाँ के और स्थानीय निवासी आ जाते हैं, जिसमें 28 लोग शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इस 17 साल का बच्चा और 28 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कर्नल पृथ्वीचंद के माध्यम से। तो प्रशिक्षण दे दिया गया, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी गई इनको, और इनके टीम का नाम नुब्रा गार्ड्स रखा गया। फ्रेंड्स, इनके टीम का नाम क्या रखा गया? नुब्रा गार्ड्स रखा गया। अब क्या होता है कि इस नुब्रा गार्ड्स का जो भी नेतृत्व है, इस बच्चे के हाथ में कर्नल पृथ्वीचंद दे देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहीं से इनका कारनामा और पराक्रम, इनका देशभक्ति, इनका देश प्रेम यहीं से एकदम उबाल मारता है, और भारत की मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ये रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे जीते जी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, हम यहाँ पर सारा जो भी चुनौती है, इस चुनौती का सामना हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या होता है। आगे की लड़ाई में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इन लोगों ने, ये जो नुब्रा गार्ड्स के ट्रूप्स हैं, इन लोगों ने तब तक कबायलियों को रोके रखा है जब तक भारतीय सेना वहां पर नहीं पहुंच जाती है। और इसी साहस के कारण इस लड़ाके को फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो क्या किए कि ये तब तक वहां पर अपना कब्जा जमाए रखा जब तक कि वहां पर पीछे से भारतीय सेना का वहां पर एंट्री और मदद करने के लिए वहां नहीं आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी अदम्य साहस के कारण भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन है? महावीर चक्र। तो उस महावीर चक्र को इस नुब्रा गार्ड्स के जो भी नेतृत्व करता है कौन? तो ये कौन है फ्रेंड्स? यही 17 साल का बच्चा, ठीक, इसको महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और इसी 17 साल के बच्चा का क्या नाम है? कर्नल चेवांग रिंचेन। फ्रेंड्स, अब इसी उस समय कर्नल तो नहीं थे, बाद में इनको अधिकारी बनाया गया और कर्नल का पोस्ट दिया गया। तो इन चेवांग रिंचेन इस बच्चा का नाम था। इस बच्चा का जन्म फ्रेंड्स कहाँ होता है? ये बच्चा है, इस बच्चा का जन्म नुब्रा घाटी के एक सुमूर नामक गांव है, उस गांव में इस बच्चा का जन्म होता है। चूंकि ये नुब्रा घाटी के निवासी थे, इसीलिए इनके जो नेतृत्व है, ये भी इनका जो ग्रुप था, उस ग्रुप का क्या नाम रखा गया? नुब्रा गार्ड्स रखा गया। इनका जन्म देख ले, नुब्रा घाटी सुमूर गांव में हुआ था। लेकिन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 11 नवंबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। अब फ्रेंड्स देखिए इनका देश प्रेम, इनका देशभक्ति यहीं तक नहीं रुकी, ये आगे भी कर गुजरने के लिए एकदम तैयार और रेडी रहते थे हर समय। तो फ्रेंड्स देखिए, इनको बाद में क्या किया गया कि कर्नल का पोस्ट इनको क्या बोलते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर का रैंक दिया गया इनको, मीन्स कर्नल का पोस्ट आगे दे दिया गया। अन्य कारनामे में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि सितंबर 1948 को ये 17,000 फीट, फ्रेंड्स देखिए कितना मीन्स ये कठिनाई पूर्वक काम है। 17,000 फीट पर अपने उस चुनौती का सामना करना। 17,000 फीट पर एक लामा हाउस था। उस लामा हाउस पर जाकर ये क्या करते हैं, वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और उस लामा हाउस को पाकिस्तान में जाने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो पहला कारनामा। दूसरा क्या था कि दिसंबर 1948, आगे देखिए सितंबर फिर दिसंबर 1948 में क्या होता है कि बैगा डंगडो नामक एक ऊंची पहाड़ी है। तो उस ऊंची पहाड़ी पर क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं।
वेंगा डंगटो नामक ये पहाड़ी पर कब्जा कर लेते हैं। फिर आगे देखिए तीसरा, इनकी अंतिम लड़ाई होती है फ्रेंड्स, अंतिम लड़ाई इनकी 21,000 फीट पर होती है फ्रेंड्स। देखिए 21,000 फीट यहाँ पर तो जाने के बाद एकदम शरीर तो बिल्कुल ही निश्चेत पड़ जाता है, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में, उस विपरीत और विषम कंडीशन में जाते हुए भी ये अपने अदम्य साहस और देशभक्ति, देश प्रेम का परिचय देते हुए क्या किया कि तुक्कर हिल्स पर कब्जा कर लिया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 21,000 फीट पर अन्य सेना के जो भी मेंबर्स थे वो फ्रेंड्स सर्दी के कारण तबाह हो गए थे, लेकिन इस बच्चा ये जो चेवांग है इन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एकदम अंतिम लड़ाई में तुकर हिल्स पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये फ्रेंड्स देखिए इनका 3 सफल नेतृत्व रहा। फिर इतना ही नहीं रुका, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अब देखिए ये तो 3 हो गया, फिर आगे 1971 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई में 1971 की क्या लड़ाई थी फ्रेंड्स, इसमें जब भारत भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 बना था, लेकिन जो भी प्रशासन है, जो भी प्रशासनिक गतिविधियां है वो कहाँ से, पश्चिमी पाकिस्तान से होती थी। इसी में पूर्वी पाकिस्तान को बिल्कुल भी ऐसे ही छोड़ दिया, वहाँ ना तो डेवलपमेंट का कार्य ना ही कोई गतिविधि। क्यों? क्योंकि यहाँ संपर्क साधना किया था एकदम बिल्कुल ही मुश्किल था। तो वहाँ पर बांग्लादेशी मुक्ति मोर्चा नामक संगठन एक इजाद होता है और उसी के माध्यम से 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। और इस युद्ध के माध्यम से क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान अब क्या कहलाया, बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, अब बांग्लादेश बन गया फ्रेंड्स। तो देखिए इस लड़ाई में बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारतीय सेना का वही कर्नल चेवांग रिंचेन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये रिंचेन क्या करते हैं कि रिंचेन अपने लद्दाख स्काउट के बैंड के साथ वहाँ पर पाकिस्तान के 804 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अपना कब्जा जमा लेते हैं और पाकिस्तान में जाने से वो एरिया बच जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में एक गांव है, उस गांव का नाम तुतुर्क गांव है, ठीक। इस तुतुर्क गांव में ये जैसे ही देखिए ये पहले पाकिस्तान का एरिया था, लेकिन अब वहां पर चूंकि कर्नल रिंचेन पहुंच जाते हैं और उसको पाकिस्तान से छुड़ाकर अब भारत का हिस्सा मानते हैं वो, तो तुतुर्क गांव में वो जैसे ही एंट्री करते हैं वहां पर जनता में एकदम फ्रेंड्स एकदम खलबली, एकदम भगदड़ मच गया। वो उन्होंने सोचा कि भारतीय सेना यहाँ पर प्रवेश कर गई है तो हमारे साथ बदसलूकी करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा सोचना उनका एकदम बिल्कुल गलत था फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या किए कर्नल रिंचेन की यहाँ पर रणनीतिक और अपने कौशल का यहाँ पर परिचय देते हुए कहा, उनको एकदम विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप लोग को 23 साल बाद हमारे क्षेत्र, यही मीन्स भारतीय संस्कृति में आप लोग का, भारतीय क्षेत्र में आप लोग का स्वागत है। 23 साल बाद, देखिए 23 साल बाद भारतीय टेरिटरी में आप लोग का स्वागत है। इस चीज़ को देखते हुए वे अत्यंत खुश हुए फ्रेंड्स। ये भी बोला जाता है कि वो इतना डर गए थे, इतना सहम गए थे कि वो अपने बच्चे को नदी के किनारे छुपा कर रख दिए थे कि भारतीय सेना उनके साथ कुछ अनहोनी न कर दे। लेकिन ये सोचना आपको बताया कि बिल्कुल ही क्या था, गलत था। तो फ्रेंड्स देखिए ये तुतुर्क गाँव है, इस गाँव को अपने टेरिटरी में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक। तो अब फ्रेंड्स देखिए इस अदम्य साहस के कारण एक फ्रेंच इतिहासकार है यही। चूँकि फ्रेंड्स देखिए मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, सिविल सर्विस मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसीलिए हिस्ट्री के गर्त में हम चले ही जाते हैं, एकदम हम खींचे ही चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये फ्रेंच इतिहासकार एक है, इनका क्या नाम है, फ्लाइड अर्पी, इनका नाम फ्लाइड अर्पी है। इन्होंने इस दास्तान को अपने पुस्तक में लिख कर और पूरा दुनिया को जग जाहिर किया। यही फ्रेंड्स लिखते हैं कि 23 वर्षों बाद आपका भारतीय क्षेत्र में आपका स्वागत है।
यहाँ पर हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी भारतीय सेना है वो भारतीय सेना आपके बहन बेटी या जो भी कोई हो उनको बिल्कुल ही नकारात्मक दृष्टि से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसका जिम्मेदारी हम लेंगे। ये कौन बोलता है? इतिहासकार, फ्रेंच इतिहासकार फ्लाइड अर्पी बोलते हैं। और ये अर्पी बोलते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा किसने बोला था? ऐसा किसने बोला था? चेवांग। ऐसा किसने बोला था? चेवांग ने। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए इनको क्या किया जाता है कि दूसरी बार सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन है? महावीर चक्र, तो उसको प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स दूसरी बार। तो बताइए कितना शौर्य और पराक्रम का ये इन्होंने परिचय देते हुए भारत के लिए, भारत की सरजमी के लिए अपना सर्वोच्च जो भी नेतृत्व या कौशल उसको प्रदान करने की कोशिश की। फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि ये रिटायर होते हैं 1984 में। ये 1984 में रिटायर होते हैं और अंततः इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1997 को इनका निधन हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, इस पराक्रम के कारण 1948 में जो लड़ाई हुआ था उस पराक्रम के कारण उनको पहला महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और 1971 की लड़ाई के बाद उनको दूसरा महावीर चक्र, 2 बार दूसरा महावीर चक्र उनको दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, इसी अदम्य साहस के कारण, इसी अपने रणनीतिक कौशल और नेतृत्व के कारण इनको क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। इनको क्या बोलते हैं? लायन ऑफ लद्दाख। इनको लायन ऑफ मीन्स लद्दाख का शेर भी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, शेर जैसा काम भी किया, इतने महत्वपूर्ण लड़ाई में ये भारत के सम्मान है, भारत की जो संप्रभुता है उसको बचाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि ये नाम इनके कारनामे के आधार पर ये नाम इनको सम्मानित भी करता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ। इस जो ये कर्नल रिंचेन है, इनका जो गांव है, इनको गांव को भारत सरकार ने एक हेरिटेज हैबिटेट के रूप में इंगित कर दिया है और वहाँ पर पर्यटन के रूप में वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त दे दिया गया है। और वहाँ पर पर्यटन के लिए उस एरिया को कर्नल का जो मीन्स जो घर है उसको पर्यटन के लिए वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो वहाँ पर अब आदमी जाकर घूम भी सकता है। तो ये फ्रेंड्स था आपका कर्नल रिंचेन ब्रिज और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज का नाम कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज नाम पड़ा है। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो ब्रिज है, अब ब्रिज तो यहाँ पर बन गया तो आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी नामक जो यहाँ पर स्थल है, ये हवाई पट्टी पे फ्रेंड्स, यहाँ पर हवाई पट्टी है। तो इस हवाई पट्टी की रणनीतिक महत्व हम आगे अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों भारत इस जगह के लिए भारत इतना एग्रेसिव क्यों है, क्यों चाहता है भारत कि यहाँ पर अपना पकड़ मजबूत करे। ठीक, और चीन इसके पीछे क्यों मीन्स ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं, यहाँ पर भारत की पहुँच हम होने ही नहीं देंगे। लेकिन चीन के कुछ बोलने से थोड़ी कुछ होने वाला है, ये तो भारत की टेरिटरी में है, ये तो हमारे अंदर, हम यहाँ पर कुछ भी करें तुमको क्या जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका रणनीतिक महत्व के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में क्या इसका रणनीतिक महत्व है, फिर काराकोरम में क्या है, गलवान घाटी में क्या है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पैंगोंग त्सो मीन्स पैंगोंग नामक झील है यहाँ पर। तो झील में यहाँ पर जो भी फिंगर्स एरिया है, फिंगर्स एरिया पर विवाद के कारण फिंगर्स एरिया पर विवाद है, तो उसमें इस जगह के क्या मतलब कि रणनीतिक महत्व होगा। फिर आगे देखिए चुशुल नामक क्षेत्र है, यहाँ पर भी चाइना का मीन्स ज़्यादा गतिविधि देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स उन्होंने स्थायी टेंट भी लगा दिया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इन सबको हैंडल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग इजाज़त दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।